मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग चैप्टर 9 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, उत्पादकता। कल मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में ITI में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से जो मैंने जितने यहाँ पे कवर किए हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ उससे हटकर कुछ नहीं पूछेगा, जो भी आएगा इसी के अंदर से आपसे पूछा जाएगा। और काफ़ी ये शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं जो आपको पढ़ने, समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही सफिशियंट है। तो आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाएं। देखिए, इसमें आपको बहुत डीपली जाकर नहीं पढ़ना है कि बैंकिंग सेक्टर में कैसे चीजें होती हैं, क्या होता है। लेकिन एक कर्मचारी होने के नाते जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी बहुत ही जरूरत है। जैसे, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ITI में। जैसे पिछली बार पूछ दिया था, ATM का पूरा नाम क्या है। पिछले एग्जाम में, पिछली बार जो 2019 में हुआ था NCVT का पेपर, उसमें आया था ATM का पूरा नाम। तो पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये कुछ बैंकिंग की सुविधाएं हैं जो हम एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है सेविंग अकाउंट, उसको हम लोग बचत खाता कहते हैं। और दूसरा करेंट अकाउंट, इसको चालू खाता कहते हैं। अब इन दोनों खातों में अंतर क्या होता है, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। जो करंट अकाउंट हम लोग खोलते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे अगर कोई इंसान है वो बिजनेस कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस मतलब जो वो लेन देन करता है, वो सारे ट्रांजैक्शन, सारे लेन देन उसको करंट अकाउंट में दिखाने होते हैं। ठीक है। तो सरकार की पहली कंडीशन होती है कि अगर आपको एक बिजनेस करना है तो आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। और सेविंग अकाउंट, बचत खाता क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मली आम आदमी बैंक में अपना एक खाता खुलवाता है तो वो अमूमन बचत खाता ही होता है। इस खाते में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। जो इसमें अमूमन ब्याज मिलता है वो लगभग 4% बैंक हमको ब्याज देता है बचत खाते में। ठीक है। और इस खाते की कोई न्यूनतम राशि नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इतना पैसा इस अकाउंट में रखना ही है। लेकिन इस करंट अकाउंट का बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इसमें कम से कम 10,000 रुपये तो होने ही चाहिए। आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रेडिट कार्ड का और एक डेबिट कार्ड। ये दो दो प्रकार के कार्ड होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनको प्लास्टिक कार्ड भी बोला जाता है। ये एक प्लास्टिक के कार्ड होते हैं जिनके द्वारा हम लोग शॉपिंग करते हैं या कुछ पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होते क्या हैं, एक्चुअली इनमें अंतर, जो मेन अंतर होता है, जो डेबिट कार्ड होता है, मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही पैसा मैं खर्च कर पाऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास डेबिट कार्ड है और मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, तो मैं 45,000 का कोई सामान खरीद सकता हूँ या 50,000 तक का सामान खरीद सकता हूँ। लेकिन क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या होता है, ये एक ऐसा कार्ड होता है, अगर आपके पास पैसे हैं भी नहीं, अगर नहीं है अकाउंट में, तो भी आप उससे अधिक की वैल्यू के सामान खरीद सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में इस समय 50,000 रुपये हैं और आपने कोई सामान खरीदना है जिसकी वैल्यू कितनी है, 60,000। ठीक है। तो आपके अकाउंट में तो 50,000 है, लेकिन आप परचेजिंग फिर भी कर लोगे। 10,000 कौन दे देगा, आपका बैंक दे देगा। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड की ये सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आपको वो एक्स्ट्रा पैसे बैंक दे देगा और पेमेंट कर आपका हो जाएगा। अब बात आती है कि वो पैसा बैंक हमें क्यों देता है। इसलिए देता है क्योंकि उसको पता है कि ये जो कस्टमर है जिसके पास, जिसको मैंने क्रेडिट कार्ड दिया है, उसकी सैलरी इतनी अच्छी है और उसके पास काबिलियत है कि वो पैसा मुझे दे देगा। तो जैसे ही इस व्यक्ति के पास, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, पैसा आता है, वो अकाउंट में भरता है, तो वो उसका 10,000 कट जाता है। तो ये फायदा होता है कि कभी कभी किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, टाइम नहीं मिलता है, बैंक में नहीं गया है, वो पैसे नहीं जमा कर पाया है और अचानक उसे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करनी है,
आजकल बड़े बड़े शहरों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो थोड़ा सा इसका अंतर आप लोग समझिएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा इसका अंतर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आप नाम ही याद रखें तो आपके लिए काफ़ी है, आईटीआई के लिए तो नाम ही काफ़ी है। अगला है एक टर्म है होम बैंकिंग। ऐसी बैंकिंग जो हम लोग घर से करते हो, हमें ब्रांच जाने की जरूरत ना पड़े, तो उसको हम लोग होम बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग ही एक प्रकार है होम बैंकिंग का, जैसे ये ऑनलाइन बैंकिंग है, ये भी एक प्रकार है। हम लोग होम बैंकिंग जो करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं इंटरनेट की मदद से। मोबाइल बैंकिंग, आजकल मोबाइल से भी बैंक के सारे काम करना बहुत आसान हो गया। बैंक के सारे काम क्या होते हैं? बैंक पैसे जमा करना और दूसरे से पैसे मंगाना अपने अकाउंट में, ठीक है, शॉपिंग करना, बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटरनेट बिल जमा करना, बिजली का बिल जमा करना, और बहुत सारे काम हैं पेमेंट से रिलेटेड जो हम इससे कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, बस आप याद रखिए। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो मैंने एक क्वेश्चन ये बताया, और ये एक बार ऐसे ही आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग टर्म नहीं है, और 3 ऑप्शन दे दिए थे इसी में से कोई, जो और एक ऑप्शन अलग दे दिया था। तो आप जब नाम सुने रहोगे तभी तो बता पाओगे। अगला एक टर्म है इंश्योरेंस, बीमा। ये तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा बीमा क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए इंश्योरेंस का मतलब जो होता है जोखिम से सुरक्षा होता है। तो नाम से ही यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा एक प्रोसेस है जो कंपनी किसी व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित करता है जोखिम से। अगर कोई उसको अ, हानि हो जाती है, तो अगर उसका बीमा हुआ है तो उसके परिवार को उसका भुगतान मिल जाता है, आर्थिक रूप में पैसा मिल जाता है उनको। ठीक है, तो आमतौर पे जो बीमा होता है दो तरह का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक साधारण बीमा, जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल हिंदी में लिख रखा है, आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब जीवन बीमा और साधारण बीमा में अंतर क्या होता है, एक एक लाइन में मैंने समझा दिया है। जीवन बीमा में किसी इंसान की जिंदगी का बीमा किया जाता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस इसको बोलते हैं, अगर किसी ने बीमा ये करवाया है और अगर उसकी तय उम्र से पहले ही अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ पैसा मिल जाता है। साधारण बीमा में वाहन बीमा आता है, जो हम लोग बाइक और कार का बीमा कराते हैं, घर का भी बीमा, आजकल पशुओं का भी बीमा हो रहा है, फसल का बीमा हो रहा है, स्वास्थ्य बीमा हो रहा है, ये सब सारे बीमा आपके साधारण बीमा में आते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस 2 टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केवाईसी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है केवाईसी का पूरा नाम क्या है। तो केवाईसी का पूरा जो नाम होता है वो होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, यहाँ पे के जो होता है साइलेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नो योर कस्टमर, जिसका साधारण हिंदी में मतलब होता है अपने ग्राहक को जानिए। अपने ग्राहक को जानिए। एक्चुअली आरबीआई अब इसको लाया कौन था, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि केवाईसी को किसने भारतीय मार्केट में लाया था, भारत में इसका किसने कहा था कि इसका पालन होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए आरबीआई। अब ये आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में मैंने अपने एक और वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था। आप जाकर उसमें से पढ़ सकते हो, आईडीबीआई, आईसीसीआई और आरबीआई, और बहुत सारे मैंने बैंकिंग इंस्टीट्यूट के बारे में वहाँ पे बताया था। तो वो जाकर आप लोग वीडियो देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे सारे जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, लगभग आज मेरे 32-33 वीडियो हो गए एम्प्लॉयबिलिटी के, आप खाली समय में देख सकते हो। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें आपको कुछ जानकारी ना मिले, हर एक वीडियो में बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत प्योर शुद्ध हिंदी में है। तो आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, खाली समय में देखा करिए, फालतू का समय नेट पे ना बर्बाद करिए। आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और शुरू के तो 4 वीडियो जो मेरे हैं, शुरू के 4 चैप्टर के वीडियो, वो तो कमाल के हैं। और खास तौर में तीसरा और चौथा चैप्टर बोलूंगा कि आप जरूर जाकर देखें। तीसरा और चौथा चौथा चैप्टर जो है उद्यमिता, तो वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो। अब केवाईसी की जो एक तरीके से
मापदंड है वो कैसे होता है, बैंक तथा वित्तीय कंपनियां इसका एक फॉर्म भरवाती हैं जिसमें आपको कुछ अपने पहचान प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और उसके जरिए वो अपने ग्राहक की पहचान करती हैं कि मेरा जो ग्राहक है उसको मैं अच्छे से पहचानूं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जिसको लोन दे दिया है वो फ्रॉड है, उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उसका मोबाइल नंबर पूरा अपडेट होना चाहिए, घर का पता सही होना चाहिए, ठीक है। तो बैंकों को और जितनी भी वित्तीय कंपनियां हैं उनको आरबीआई ने कहा था कि भाई आप लोग केवाईसी सभी अपने कस्टमर का कर लो, जिनका केवाईसी पूरा नहीं होता है उनको लोन और बैंक की अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। अगला चीज देख लेते हैं हम लोग, पीएलबी। देखिए, पीएलबी के बारे में बहुत ज्यादा मत समझना कि क्या है कैसे है, आप इसका फुल फॉर्म याद रख लो, प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस पूछा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब मैं आपको बता दूं, पूरा जो चैप्टर है हमारा उत्पादकता से है। आपको पूरे चैप्टर में कोई भी चीज कंफ्यूजन में दिमाग में नहीं रखनी है, सिर्फ आपको ध्यान में यही रखना है कि किसी देश को अमीर तभी बनाया जा सकता है जब उसकी उत्पादकता हम लोग बढ़ाएं, जब उसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, तभी उस देश की जीडीपी बढ़ेगी, और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो वो देश अमीर होगा। और ये पीएलबी उसी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस। मतलब अगर हम कोई ऐसा बोनस दें कर्मचारियों को जो उनकी एफिशिएंसी कार्यक्षमता बढ़ा दे, उनकी उत्पादकता को बढ़ा दे, तो हमारा ज्यादा उत्पादन होगा, और ज्यादा उत्पादन होगा तो हमारा क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। रेलवे ने इसका प्रयोग किया था साल 1979 में। आप लोगों ने सुना होगा, रेलवे में एक पोस्ट होता है एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, इनको दिया जाता है ये पीएलबी। अभी आप कहेंगे कैसे दिया जाता है, वहां पे कौन सा प्रोडक्शन होता है, तो होता है भाई, प्रोडक्शन नहीं होता है तो सर्विस तो है। मैंने दो चीजें बताई थी आपको, कोई दे जीडीपी में दो चीजें होती है मेन, मुख्यतः दो चीजें, एक तो प्रोडक्शन होता है, एक सर्विस होता है, सेवा जो देते हैं हम लोग। अब कहेंगे आप एएलपी में कैसे ये लागू होता है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जो ड्राइवर होता है, तो आपने देखा होगा मालगाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो अपने शिफ्ट जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी, उससे ज्यादा देर तक भी वो ड्यूटी करता है। 8 घंटे से ऊपर जो ड्यूटी होती है तो उसका उसका ओटी बनता है, ओवर टाइम बनता है। और चूंकि वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, आपने देखा होगा कई कई ऐसी गाड़ियां होती हैं, मालगाड़ियां, जो स्टेशन पे बहुत 4-4 5-5 घंटे खड़ी हो जाती हैं, फिर भी वो कर्मचारी अपना परिवार छोड़कर, अपने सारे काम छोड़कर वहां पर लगा हुआ रहता है, इसीलिए रेलवे उनको बोनस देती है और ओटी भी देती है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, एएलपी की जो महीने की सैलरी होती है, कभी कभी क्या हो जाता है, बढ़ एक महीने में वो 70,000 रुपये तक भी कमाते हैं। अमूमन सैलरी उनकी कितनी होती है, 30 से 35 हजार ही होती है, लेकिन इसकी वजह से उनकी सैलरी बढ़ के चली जाती है 70,000। खैर, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, स्टील प्रोडक्शन। इससे क्वेश्चन पिछली बार आया था। अब ये होता क्या, इस बात सभी लोगों ने सुना होगा, आपको बस इसमें थोड़ा सा रैंक याद रखना है, ये जो मैंने चार्ट बनाया है बस आप ये रैंक याद रखिएगा, ठीक है। इस रैंक में ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इस्पात जो स्टील प्रोड्यूस करता है वो चाइना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे पे जापान, चौथे पे अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट को अमेरिका बोलते हैं हम लोग। अब ये उत्पादन है, मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है अकेले पूरे दुनिया का लगभग 51% या 50% मान लीजिए, नहीं 51 मानते तो 50% मान लीजिए, 50% जो है अकेले उत्पादन करता है। पूरे विश्व में लगभग 1800 मिलियन मीट्रिक टन कोयल इस्पात उत्पादन होता है, स्टील उत्पादन, जिसमें से 928 अकेले चाइना करता है। 1800 का हाफ कितना हो गया, 900 हुआ। तो इसका जो मात्रक है, ये जो मात्रक है इसका मिलियन मीट्रिक टन है, ये एमएमटी बोलते हैं उसको, मिलियन मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम, ठीक है। अगला जो हमारा रैंक है वो है कोयला उत्पादन का, कोल प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है, कोयला सभी लोग जानते हैं, बस आप लोग यहाँ पे रैंक याद रखिएगा। इसमें भी पहले नंबर किसका है, चाइना का, 3523। इसका जो यूनिट है वो मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन, बात आ रही समझ में। और दूसरे नंबर पे है इंडिया, और तीसरे नंबर पे 702 पे है करके
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इसमें बस आपको याद रखनी है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोयला कौन उत्पादन करता है? चाइना। भारत का स्थान क्या है? दूसरा। यही क्वेश्चन आया था यहाँ पे। भारत जो है दूसरे पोजीशन पे आ गया था कोयला उत्पादन में, और यहाँ पर भी भारत कितने पोजीशन पे है? दूसरे पोजीशन पे है स्टील उत्पादन में। तो भारत का पोजीशन दूसरा और चाइना दोनों में पहले नंबर पे। एक चीज यहाँ पे ये है यूरेनियम उत्पादन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पे मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, टन है क्या है कैसा है, ये वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऊपर जो मैंने बताया है आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये वैल्यू आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। बस आपको दिमाग में हल्का फुल्का रखना चाहिए कि जो मैं फैक्ट यहाँ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो मैंने अभी बताया इस्पात उत्पादन में चीन अकेले 50% करता है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। और ये वैल्यू आपको याद करने से कोई मतलब नहीं है, रैंक याद कर लो यहाँ पे बस। ठीक है, पहले नंबर पे कौन से यहाँ पे कजाकिस्तान, ठीक है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया और चौथे पे इंडिया है। अब ये क्या होता है, ये जो यहाँ पे आपका ये जो यूरेनियम का है, हाँ ये रहा दिखा, ये जो रैंक है यहाँ पे देखिए, कजाकिस्तान ये पहले नंबर पे है, कनाडा। अब ये यूरेनियम होता क्या है? यूरेनियम का प्रयोग जो होता है परमाणु बम बनाने में किया जाता है, बहुत ही खतरनाक ये आपका तत्व है। और इसका प्रयोग हम लोग ऊर्जा में भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। और इसका ट्रायल अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ये महंगा प्रोडक्ट है। तो जिसका सबसे अधिक उत्पादन जो होता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कजाकिस्तान में होता है। ठीक है, इंडिया का जो रैंक है ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसलिए इसको मैं अभी होल्ड पे करता हूँ। ठीक है, फोर्थ रैंक इसकी नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे अनुमान है। इसकी 11वीं रैंक है। ठीक है, 11वीं या 12वीं, 11वीं रैंक है इसकी। और आप लोग एक बार नेट पे देख के चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो खैर मैंने यहाँ पर आपको टॉप 3 बता दिए हैं, टॉप 3 जो हैं आपके, आप याद रखिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे कोयला उत्पादन बताया ये रैंक, और आपका स्टील उत्पादन बताया ये रैंक स्टील उत्पादन का, और उसके बाद पीएलबी का फुल फॉर्म, केवाईसी का फुल फॉर्म। ठीक है, और इंश्योरेंस ये उतना नहीं इम्पोर्टेंट, बैंक की सेवा में आपका एटीएम, क्रेडिट कार्ड, ये सब, और जीडीपी का पूरा नाम। ठीक है, एचडीआई का पूरा नाम, ये बस इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़ के और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ये हमारी पूरी थ्योरी खत्म हुई, पूरी एम्प्लॉयबिलिटी की मैंने थ्योरी पढ़ा दी है। कल इसका लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स के लिए भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ये तो संभव मैं रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को इस लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस लॉकडाउन में पढ़ाई कर सकें और इस प्लेलिस्ट को देखते रहें। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।